प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स कवर किया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, इस चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में हालांकि क्वेश्चन की संख्या कम था, हालांकि और जो भी क्वेश्चन था उसमें वो सारा का सारा काफ़ी ज़्यादा आसान था और पता चल रहा था कि अगर फार्मूला याद हो तो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा फार्मूला याद होना चाहिए, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है। 30 क्वेश्चन था, 30 में 2 डिफिकल्ट मिला था, मैक्सिमम सब बनने लायक था। यहाँ पर अभी हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड देखने जा रहे हैं और इसमें टोटल 72 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टोटल 4 टॉपिक कवर करेंगे और देखेंगे किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होता है। और यहाँ पर जो फार्मूला इसका है, मेन फार्मूला, मान लो 7-8 फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो उस फार्मूला का किस तरह से अप्लीकेशन होगा, उन फार्मूलों को किस तरह से यूज करना है इनके क्वेश्चन में, वो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है, टोटल 4 टॉपिक है और 4 टॉपिक में टोटल 72 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें प्रेशर, डेंसिटी, पास्कल लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस टॉपिक में मेन हम लोग एक फार्मूला यूज करने वाले हैं और उस फार्मूला का जो कंसेप्ट है वो उन्होंने दिया था कौन, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आधारित है, बेस्ट है। इन्होंने कहा था कि अगर लिक्विड में कोई मटेरियल डाल रहे हो, जैसे ये हमारा लिक्विड है, इस लिक्विड में अगर कोई मटेरियल डाल रहे हैं जिसका वॉल्यूम भी है, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी होगा, तो ये जो लिक्विड है ना इस मटेरियल पर ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। चाहे इस साइज का तुम आयरन लोहा डाल दो या फिर इस साइज का एक फुटबॉल डाल दो, ठीक है, दोनों पर फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा फोर्स? ये लिक्विड लगाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या लोहा और फुटबॉल दोनों पर लिक्विड सेम फोर्स लगाएगा या डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगाएगा? ये जो लिक्विड फोर्स लगाएगा वो किस चीज पर डिपेंड करता है, इस मटेरियल किस चीज का मटेरियल बना हुआ है उस पर या फिर इसके साइज पर। आर्किमिडीज ने बताया था कि देखो जो मटेरियल यहाँ पर डाल रहे हो ना, ये जितना पानी डिस्प्लेस करेगा ना उस पानी के वेट के बराबर इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो पानी कितना डिस्प्लेस करेगा वो तो पूरी तरह से इसके साइज पर डिपेंड करेगा, इसके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो आयरन का बना हुआ है या फिर सिंपल उसके अंदर हवा भरा हुआ फुटबॉल है ना। मतलब कि लिक्विड जो फोर्स लगाने वाला है ना वो इक्वल फोर्स लगाने वाला है, चाहे वो फुटबॉल हो या फिर लोहा हो। कितना फोर्स लगाएगा? लिक्विड के द्वारा जो लगाया गया फोर्स होगा वो होगा इसके वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। इसके वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और इनटू वॉल्यूम को अगर हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि कितना पानी ये डिस्प्लेस किया, अपने वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस किया होगा, है ना। अब इसका वेट निकालना है, इस पानी का, इतना वॉल्यूम वाले पानी का वेट निकालना है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अगर हम लोग कर दें तो एक क्या, उस पानी का मास बन जाएगा। डेंसिटी किसका? पानी का डेंसिटी या फिर लिक्विड जो भी लिए है उसका डेंसिटी। मतलब उस लिक्विड का डेंसिटी ले लेंगे, जो मटेरियल डाले हैं उसका वॉल्यूम ले लेंगे और साथ में जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक किसका वेट निकलेगा? ये वेट निकलेगा पानी का। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि मतलब हम जब वॉल्यूम ले रहे हैं इस बॉल का, फुटबॉल का या फिर लोहा वाला जो गोला है उसका, तो फिर ये जो फोर्स निकल रहा है वो लिक्विड के द्वारा लगाया गया फोर्स कैसे निकल रहा है? एक्चुअली हम लोग भले ही इसका वॉल्यूम ले रहे हैं, लेकिन जितना इसका वॉल्यूम है ना उतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ है। तो ये वॉल्यूम इसका डिस्प्लेस पानी का वॉल्यूम दोनों इक्वल हो जा रहा है। तो हम लोग एक्चुअल में उस पानी का ही वॉल्यूम लिए हैं, है ना, जो कि इसके वॉल्यूम के बराबर है। तो ए फोर्स कौन लगाता है? ए फोर्स लगाता है नीचे से वाटर, और ऊपर से अगर लगने वाला फोर्स इस पर देखोगे ना तो एम जी यहाँ पर एम किसका है? इसका मास है। और अगर इसका मास निकालने के लिए है ना उसको क्या लिखेंगे? इसका अगर मास लिखना है तो 4/3। देखो वॉल्यूम फिर से हम लोग वही ले रहे हैं, सेम ही वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी जब लेंगे ना, क्योंकि इसका मास निकालना है तो हम लोग डेंसिटी इसी फुटबॉल का लेंगे, डेंसिटी ऑफ फुटबॉल, ठीक है, और साथ में जी। तो इस तरह से ऊपर वाला का फोर्स, इस पर कितना फोर्स लगा रहा है वो इस फार्मूला से निकालेंगे। फुटबॉल पर लगने वाला फोर्स में, फोर्स के लिए ए फार्मूला, और लिक्विड के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स है उसके लिए ए फार्मूला यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है? बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम लोग जब फुटबॉल वाला हम ले रहे हैं तो फुटबॉल का डेंसिटी ले रहे हैं, और जब लिक्विड वाला फोर्स काउंट कर रहे हैं तो लिक्विड का डेंसिटी ले रहे हैं। बाकी तो सारा कुछ बिल्कुल दोनों का सेम टू सेम है। तो बस इसी कंसेप्ट पर आधारित मैक्सिमम क्वेश्चन है। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है पहला टॉपिक में, और एक एक करके सारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला दे रखा है ए हॉलो स्फेरिकल शेल एट आउटर रेडियस आर। एक स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फेयर है, जिसका आउटर रेडियस कितना दे रखा है? आर दे रखा है, और इनर रेडियस
आर फ्लोट जस्ट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर सरफेस। ये पूरा का पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है, मतलब इसके वॉल्यूम के बराबर जो पानी है ना वो इस पर फोर्स लगाएगा अंडर सरफेस। द इनर रेडियस ऑफ द सेल इज आर। इसका इनर रेडियस कितना हो जाएगा, इनर रेडियस दे रखा है आर, ठीक है। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सेल, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इसका डेंसिटी, सेल का डेंसिटी बटा वाटर का डेंसिटी, वो कितना दे रखा है 27 बटा आर। मतलब एक साथ दोनों का डेंसिटी दे दिया, इस मटेरियल का भी और पानी का भी। द वैल्यू ऑफ आर इज, तो पूछ रहा है कि इस आर का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ये पानी के अंदर है तो इस पर दो फोर्स लग रहा होगा, एक mg ऊपर से नीचे की ओर और एक नीचे से ऊपर की ओर तुम्हारा वाटर के द्वारा लगा जाने वाला फोर्स। हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। पहले इसका मास निकालना होगा या फिर इसका mg, मतलब हम लोग लिखेंगे m किसका मास लेंगे, इस सेल का, ms इंटू जी बराबर डिस्प्लेस्ड वाटर का मास, एक किसका मास हो जाएगा, वाटर का मास हो जाएगा इंटू जी। अब जब सेल का मास लेना है तो डेंसिटी भी सेल का लेंगे और वॉल्यूम भी सेल का लेंगे। वॉल्यूम कितना हो जाएगा सेल का, 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, है ना, यही इसका वॉल्यूम होगा। बीच में तो खाली जगह है तो पूरा बड़ा वाला में से छोटा वाला को अगर घटा लेंगे तो बीच वाला का वॉल्यूम हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ ए वाला पार्ट का लेंगे क्योंकि इसी की वजह से मास होगा इसमें। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ले लिए और साथ में लास्ट में जी कैंसिल ही हो जाएगा तो इसको नहीं लिखते हैं, इज इक्वल टू, अब लिक्विड वाला हम क्या करेंगे, लिक्विड का डेंसिटी लेंगे रो वाटर और साथ में डेंसिटी ले लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या लेना है, इसका वॉल्यूम लेना है। इसमें वॉल्यूम कितना, वाटर कितना डिस्प्लेस होगा, तो वाटर को अंदर वाला से तो कोई मतलब है नहीं, बाहर वाला जो रेडियस है उस पर डिपेंड करेगा कि वाटर कितना डिस्प्लेस होगा। तो बाहर वाला का हम लोग कितना ले लेंगे, 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि इतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ था, यहाँ पर पानी का वॉल्यूम होता है, ठीक है, अभी हम लोग फार्मूला में देखे थे। ये 4/3 पाई तो कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से लिख लेंगे रो एस बाई रो डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये हम लोग का इस तरफ आर क्यू बचा है और साथ में इसको डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, इस तरफ से ए रो डब्ल्यू था ना, मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में चला गया, यहाँ पर ये चीज मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आकर के डिवाइड में चला जाएगा, आर क्यू बटा आर क्यू माइनस आर क्यू। दोनों को अगर उल्टा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8/27 इक्वल टू, इसको भी उल्टा कर लेते हैं, आर क्यू माइनस आर क्यू, दोनों को सेपरेट भी कर लेते हैं, बाई आर क्यू होगा ना, सेपरेट अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर बटा आर का पावर क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, आर बाई आर हम लोग को निकालना है स्मॉल आर का वैल्यू। तो सबसे पहले तो आर बाई आर निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर स्मॉल आर का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर बाई आर का पावर क्यूब, आर बाई आर, ऊपर में स्मॉल आर है तो स्मॉल आर बाई आर का क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम लोग इस तरफ लेकर के आए तो पॉजिटिव हो गया और इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस 8/27, 1 माइनस 8/27, या इसको अगर घटाएंगे तो 27 में से 8 गया तो 19/27 आ जाएगा। या फिर यहाँ से अगर हम लोग आर निकाल लें, आर हो जाएगा 19/27 के पावर 1/3 इंटू कैपिटल आर इक्वल टू 19/27 के पावर 1/3 करेंगे तो नीचे वाला का तो 3 हो जाएगा और 19 के पावर 1/3 करना होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना तो ये 0.89 आता है, 0.89 आर के बराबर, और 0.89 आर इसमें से कौन सा आ जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 0.80 आ जाएगा और ए लगभग 89 के बराबर आ रहा है, तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था और पूरी तरह से जो हम लोग फार्मूला देखे उसी पर बेस था, आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। और कब का पूछा हुआ है, 2020 का पूछा हुआ है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक एयर बबल है जिसका रेडियस कितना दे दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है, इन वाटर हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन 9.8, अरे ऊपर की ओर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है 9.8 है।
द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दे दिया है। और एंड ऑफर्स निग्लेजिबल ड्रैग फोर्स ऑन द बबल, और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, बबल बस ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें कोई फ्रिक्शन लगने वाला नहीं है। द मास ऑफ द बबल, तो पूछ रहा है कि बबल का मास क्या होगा। तो पहले तो क्वेश्चन का एक डायग्राम बना लेते हैं। अगर इसका एक फिगर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इस तरह से एक बबल होगा, ठीक है, और बबल का एक वेट नीचे की ओर mg लग रहा होगा और ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा वाटर के द्वारा, ठीक है। एक लिक्विड हम लोग इसको कर लेते हैं। और इसके अलावा दे रखा है कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है और कितना है 9.8 पूछ रहा है कि बताओ इसका मास कितना होगा। इसके अलावा सेंटीमीटर में यहाँ पर दे रखा है इसका रेडियस का वैल्यू, मतलब रेडियस का वैल्यू दे रखा है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। सिंपल है, सबसे पहले लिक्विड के द्वारा लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं। एफ लिक्विड कितना हो जाएगा, रो इंटू वी इंटू जी, रो वी जी हो जाएगा इसका वैल्यू। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी वाटर का कितना दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जब हम लोग लेंगे तो सेंटीमीटर में ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी दिया है ना सेंटीमीटर में दिया है, वेट हम लोग को ग्राम में लेना है। वॉल्यूम ले लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब, और जी का वैल्यू जी ही रहने देते हैं, मतलब एक कुल मिला करके आ रहा है 4 पाई जी बाई 3। ये लिक्विड के द्वारा लगने वाला फोर्स हो गया। अब अगर हम लोग इक्वेशन लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई जी बाई 3 माइनस एम जी नीचे की ओर लग रहा है, एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो अपवर्ड एक्सेलरेशन है वो कितना लेना है 9.8, तो यहाँ पर ले लेंगे 9.8। हालांकि यहाँ पर जो जी का वैल्यू लेंगे, जी का वैल्यू इन्होंने बोला है 980 लेने के लिए, तो अगर यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग निकाल लें तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3, 4 पाई इंटू जी का वैल्यू कितना लेना है। एक यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है और यहाँ पर ओरिजिनल जी है, ओरिजिनल जी का वैल्यू 980 है, 980/3 इज इक्वल टू, इसको अगर इस तरफ लेकर के चले आए तो एम कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 प्लस ए वाला जी, इस जी का वैल्यू कितना है 980। अब यहाँ से हम लोग एम निकालने जाएंगे तो एम बराबर आ जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 980 डिवाइडेड बाई, अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो वो आ जाएगा 989.8, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और, ये 3 भी लिखना होगा, 3 हम लोग का यहाँ पर छूटा हुआ है, मतलब 4 पाई 980 3 और ए वाला वैल्यू यहाँ पर। इसको अगर हम लोग पूरी तरह से सॉल्व कर लेते हैं ना, तो सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्स ए वाला तो लगभग कैंसिल ही है और 3 से ए लगभग कैंसिल है, मतलब कुल मिलाकर के 4 पॉइंट कुछ करके आएगा, 4 पॉइंट कुछ एग्जैक्ट सॉल्व कर लेना तुम लोग कैलकुलेटर यूज करके या फिर जैसे भी करना है, ये आ जाएगा लगभग 4.15 ग्राम। तो सही आंसर कौन सा हो जा रहा है इसका, सी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। सेकंड में भी कुछ नया कंसेप्ट यूज नहीं किया है, बस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब उस चैप्टर से थोड़ा बहुत कुछ कंसेप्ट लिया है जो कि बहुत बेसिक कंसेप्ट है वहाँ का, और मेनली यहाँ पर रो भी जी हम लोग को जो यूज करना था वो हमने रो भी जी यूज कर लिया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2 आइडेंटिकल सिलेंडर वेसल आर केप्ट ऑन द ग्राउंड एंड ईच कंटेन द सेम लिक्विड ऑन डेंसिटी डी। 2 सिलेंड्रिकल वेसल है, तो 2 सिलेंड्रिकल वेसल सबसे पहले हम लोग फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल वेसल ए हो गया और दूसरा सिलेंड्रिकल वेसल ए हो जाएगा, ठीक है। ये 2 सिलेंड्रिकल वेसल है और दोनों का बोल रहा है कि डेंसिटी, दोनों में लिक्विड भरा हुआ है, दोनों का डेंसिटी क्या है डी डी है दोनों लिक्विड का। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ बोथ वेसल इज एस, दोनों का बेस का एरिया जो है वो एस एस दे रखा है। बट द हाइट ऑफ द लिक्विड इन वन वेसल इज x1 एंड अदर x2। लिक्विड का जो हाइट है एक का हो जाएगा x2, एक का x2 हो जाएगा, मतलब एक में ज़्यादा पानी है और दूसरे में कम है। इसका हम लोग ले लेते हैं x1, एक में x1 और दूसरे में x2 लिक्विड का हाइट दे रखा है, ठीक है। फिर बोथ सिलेंडर आर कनेक्टेड थ्रू ए पाइप, अब दोनों को एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। पाइप बिल्कुल निग्लेजिबल वॉल्यूम का है, मतलब बिल्कुल पतला पाइप है, पर इसमें पानी पास हो सकता है, ठीक है। अगर इसको पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या, यहाँ से पानी पास होकर के इस तरफ आना शुरू कर देगा
और आने के बाद दोनों का जो लेवल है ना वो इक्वल हो जाएगा। तो वो एक नया फिगर हम लोग ड्रॉ कर ही लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इसमें पानी का लेवल इक्वल कर देंगे। यहाँ पर डेंसिटी दोनों लिक्विड का डी ही रहेगा और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या रहेगा, AC रहेगा। पर हाइट कितना होगा, हाइट हम लोग को नहीं पता है, हाइट हम लोग को निकालना पड़ेगा पानी का। तो पानी का हाइट निकालने के लिए हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, पानी का जो वॉल्यूम है ना वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, जो ऊपर वाला में वॉल्यूम है वही नीचे वाला में है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। V1 बराबर लिखेंगे क्या, V2। और अगर V1 बराबर V2 कर लेते हैं तो इससे इसका वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा S इंटू x1, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा, इसका भी S इंटू x2 और बराबर हो जाएगा, यहाँ भी S AC है, S इंटू हाइट H प्लस S इंटू हाइट H, दो बार कर लेते हैं इसी को। तो यहाँ से अगर H निकालने जाएंगे, S तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, और H निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये नया हाइट रहेगा इस पानी का, इस वाटर का। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हेन बोथ सिलेंडर आर कनेक्टेड थ्रू ए नेग्लिजिबल वॉल्यूम वेरी क्लोज टू द बॉटम लिक्विड फ्लो फ्रॉम द वन वेसल। सिंपल है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा। द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बोल रहा है कि एनर्जी में कितना चेंजिंग आने वाला है सिस्टम का, मतलब हम लोग को इसका इनिशियल एनर्जी निकालना होगा, फाइनल एनर्जी निकालना होगा, फिर दोनों को घटा देना होगा। ठीक है, तो एनर्जी निकालने के लिए हम लोग फार्मूला सिंपल mgh यूज करेंगे, यहाँ पर कोई और नया फार्मूला हम लोग का आएगा नहीं। तो एनर्जी U1 इनिशियल निकाल लेते हैं। तो इसका अगर इसमें हम लोग mgh अप्लाई करेंगे, mg हाइट कितना लेना होगा, हाइट लेना होगा यहाँ पर सेंटर ऑफ मास लेंगे, क्योंकि टोटल हाइट x1 है तो हम लोग x1/2 ले लेंगे, x1/2 प्लस सेकेंड वाला का m डैश ले लेते हैं मास g और x2/2। अब m का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग के पास फार्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी d दे रखा है, वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे, g x1/2 प्लस रो, डेंसिटी दोनों का सेम है, वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगा दोनों वाटर का, इज इक्वल टू डेंसिटी d है, रो के जगह पर हम लोग d यूज कर सकते हैं, और वॉल्यूम के जगह पर कितना यूज करेंगे, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, एरिया और एक टोटल हाइट, यहाँ पर हाइट का आधा नहीं करेंगे, टोटल हाइट लेना होगा वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, हाइट कितना x1 जी x1/2 प्लस सेम यहाँ पर भी डी का जगह पर डी ही रहेगा, क्योंकि डेंसिटी दोनों वाटर का सेम है, एच की जगह AC रहेगा, एरिया भी सेम है। x1 के जगह पर क्या यूज करेंगे, x1 के जगह x2 जी और ए x2/2 ये हम लोग यूज कर लेंगे। इसमें से अगर कॉमन ले लेंगे तो GDS कॉमन ले लेते हैं, GDS बाई 2 भी चाहे तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, GDS/2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा SDG, x1 स्क्वायर बच जाएगा और प्लस x2 स्क्वायर बच जाएगा। तो ये इसका इनिशियल एनर्जी होगा। ठीक है, फाइनल एनर्जी इस केस में हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनल एनर्जी निकालेंगे तो UF इज इक्वल टू, इसका और इसका दोनों का सेपरेट निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दोनों अब हाइट दोनों का सेम हो गया। तो हाइट जब दोनों का सेम हो गया तो डायरेक्ट हम लोग 2 से 1 का निकालेंगे और 1 का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद हम लोग क्या क्या लिए थे, डी डेंसिटी लिए थे, डेंसिटी ले लेते हैं, सेम रहेगा है ना, दोनों लिक्विड का डेंसिटी सेम है, दोनों लिक्विड का एरिया सेम है। उसके बाद यहाँ पर x1 लिया है, x1 की जगह हम लोग का क्या आ गया है, x आ गया है, h आ गया है, h की जगह पर क्या लेना है, x1 प्लस x2/2। उसके बाद हम लोगों ने g लिया था तो g ले लेते हैं, और उसके बाद x1/2 लिए थे, मतलब कि h/2 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, x1 प्लस x2/4। अब यहाँ से एक चीज़ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2, और बाकी सारा चीज़ हम लोग कॉमन ले लेते हैं, GDS/2, GDS/2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और 1/2 भी बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 में 1/2 तो यहाँ लिख दिए, 1/2 यहाँ पर कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लिए है ना। उसके बाद अब हम लोग को दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस मतलब कि U इनिशियल माइनस U फाइनल, कोई भी ले सकते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल या फिर इनिशियल माइनस फाइनल।
हम लोग को फाइनली जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव टर्म में लिखना है। फिलहाल के लिए दोनों में से किसी को भी घटाएंगे तो एक ही आंसर आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव आता भी है किसी केस में तो हम लोग नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। फिर पूछा है कि कितना चेंज होगा, चेंज इन एनर्जी। तो अगर इसमें से घटाते हैं तो कॉमन क्या आ जाएगा, जी डी एस बाई टू कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर बाई 2। दो नीचे ले लेते हैं और इसका होल स्क्वायर अगर हम लोग ब्रेक कर लें, ठीक है ना, पूरा में से इस पूरा को घटाना है। जो कॉमन टर्म था जी डी एस बाई टू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो ए वाला पूरा घटाना होगा। ये घटाएंगे तो इसको दो को हम लोग ऑलरेडी नीचे लिख चुके हैं, इसको ब्रेक करेंगे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और प्लस 2x1 x2, है ना। अब इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ए आ जाएगा इक्वल टू जी डी एस बाई टू जी डी एस बाई टू, और यहाँ पर x1 में से हाफ x1 निकल गया तो ये कितना बच जाएगा, x1 स्क्वायर बाई टू, x1 स्क्वायर बाई टू प्लस, या फिर सबसे बेस्ट होगा ना कि इसमें हम लोग 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी लिख लेते हैं 2 और यहाँ भी लिख लेते हैं 2 और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। एक करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अब हम लोग आसानी से 2x1 में से x1 को घटा सकेंगे। तो ये वाला हटा देते हैं, इज इक्वल टू बन जाएगा जी डी एस बाई टू, और ये 2x1 में से एक x1 गया तो x1 स्क्वायर, उसी तरह से 2 में से एक गया तो x2 स्क्वायर, और ये वाला माइनस 2x1 x2 और डिवाइडेड बाई कितना 2। इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो जी डी एस बाई 4 हो जाएगा, और ए वाला टर्म क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर के अंदर x1 माइनस x2 लिखे या फिर x2 माइनस x1 लिखे, दोनों सेम होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है, 1/4 जी डी एस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज़ रहे 4 माइनस 2 का अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर करो या फिर 2 माइनस 4 का स्क्वायर करो, आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। तो क्वेश्चन सिंपल था, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है और इसमें कुछ है नहीं, चेंज इन एनर्जी निकालना काफ़ी आसान है। हाँ, ये वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि ये चीज़ हमको यूज करके इसका हाइट निकालना होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें दे रखा है ए लीक प्रूफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 मीटर मेड ऑफ ए मेटल which is very low coefficient of expansion is floating vertically in a water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बोल रहा है कि एक पाइप है, सिलेंडर है, लीक प्रूफ सिलेंडर ऑफ लेंथ, इस तरह का एक सिलेंडर पानी में तैर रहा है। इसका कुछ हिस्सा जो है ना सिलेंडर का ऊपर है और कुछ हिस्सा डूबा हुआ है, और इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री है, वर्टिकली इन वाटर एट 0 डिग्री सच दैट इट्स हाइट एबव द वाटर सरफेस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये टोटल इसका हाइट ले लें ऊपर में तो ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज इंक्रीज टू 4 डिग्री, अब बोल रहा है कि टेम्परेचर पानी का बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पानी का जब टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर डेंसिटी दे करके रखा नहीं है, ऊपर का डेंसिटी हम लोग रो 1 ले लेते हैं, नीचे का डेंसिटी कितना ले लेते हैं, रो 2 ले लेते हैं। और यहाँ पर भी वाटर में सिलेंडर होगा, पर यहाँ पर सिलेंडर का हाइट कितना है, 21 सेंटीमीटर दिख रहा है। यहाँ पर एज दिख रहा है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री, तो इसको 4 डिग्री ले लेते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी एट 0 इज इक्वल टू, तो हम लोग को क्या करना है, रिलेटिव डेंसिटी एट 4 डिग्री, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों के डेंसिटी का कंपेरिजन करना है। 4 डिग्री पर कितना होगा और 0 डिग्री पर कितना होगा, मतलब एक तरह से रेशियो हम लोग को निकालना है रो 2 बाई रो 1 का। तो ये रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, रेशियो निकालने के लिए हम लोग को कंसेप्ट यूज करना होगा। यहाँ पर इसका जो है ना 80 सेंटीमीटर पार्ट नीचे है और इसका नीचे में कितना है, 29 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो ऊपर थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा वाटर के द्वारा, Fw ले लेते हैं उसको, और नीचे में इस पर फोर्स लग रहा होगा mg, है ना। mg इसका मास इनटू, है ना, सिलेंडर का मास तो फिक्स रहने वाला है दोनों ही केस में, तो mg दोनों केस में नीचे वाला फिक्स होगा, लेकिन थ्रस्ट फोर्स है वो दोनों में चेंज हो जाएगा।
यहाँ पर भी ऊपर की ओर एफ डब्ल्यू ले लेंगे और नीचे में क्या लेंगे एम जी। दो इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला के लिए, क्या लिखेंगे, थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ सिलेंडर इनटू जी। थ्रस्ट फोर्स कितना होता है, रो, रो कितना डिग्री पर, 0 डिग्री पर डेंसिटी ले लेंगे वाटर का। उसके बाद वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम किसका लेंगे, ये जो पार्ट अंदर डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम किसका लेते हैं, जो अंदर डूबा हुआ पार्ट है, क्योंकि इतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ है ना, डिस्प्लेस पानी का वॉल्यूम लेते हैं। तो डिस्प्लेस पानी का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा सरफेस एरिया, नीचे का एरिया और इनटू हाइट। हाइट कितना है, 80 सेंटीमीटर। एरिया इंटू हाइट ले ली तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा रो भी इंटू जी इज इक्वल टू कितना आएगा, एम जी। उसके बाद सेकेंड वाला केस अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हम लोग का डेंसिटी जो लेना होगा 4 डिग्री पे लेना होगा। एरिया जो है इस सिलेंडर का ए ही रहने वाला है, ठीक है। इस तरह से सिलेंडर ले लेते हैं, एरिया इसका ए ही रहेगा और साथ में इसका हाइट जो दे रखा है वो 79 दे रखा है, 79, और जी का वैल्यू जी ही रहेगा इज इक्वल टू एम जी। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों को डिवाइड अगर करते हैं तो एम जी कैंसिल, जी से जी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ए आ जाएगा रो नॉट बाई रो 4 इज इक्वल टू 79, ऊपर चला जाएगा 79/80। और अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, इसको अगर उल्टा कर लेते हैं तो ए आ जाएगा रो 4 डिवाइडेड बाई रो नॉट, क्योंकि हम लोग को निकालना है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री रिलेटिव टू 0 डिग्री। तो 4 डिग्री बटा 0 डिग्री इज इक्वल टू 80/79। ये आ जाएगा 1.01। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, छोटा सा कंसेप्ट यूज करना था और दोनों क्या कर देना था, डिवाइड कर देना था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है। जिसको स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना आता है उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आर स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड मास डेंसिटी रो आर, इतना दिया हुआ है। मतलब कि इसका जो स्फीयर जो है, स्फीयर का टोटल ओवरऑल जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है, लेकिन इसका जो मास है ना वो वेरी कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पर पहले एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, इसका मास निकाल लेंगे और इसके मास को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर कैपिटल आर तक, तो हम लोग को इसका टोटल मास मिल जाएगा, ठीक है। और मास मिल जाएगा और साथ में द मिनिमम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच इट फ्लूट। बोल रहा है कि अगर इसको लिक्विड में तैराना है तो उसका डेंसिटी मिनिमम कितना होना चाहिए। तो हम लोग को कंसेप्ट क्या यूज करना होगा, अगर इसका मास पता चल गया तो एम जी नीचे की ओर फोर्स लगेगा और ऊपर की ओर इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हम लोग को पता ही है, क्योंकि जब ये पानी में डालेंगे तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी ये डिस्प्लेस करेगा। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ऊपर में जो थर्स्ट फोर्स लगेगा रो भी जी के बराबर लगेगा, जहाँ पर वॉल्यूम इसका लेंगे, रो किसका लेंगे, लिक्विड का, वाटर का, और हम लोग को लिक्विड का ही डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो सिंपल यूज कर लेते हैं, रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि इतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा। रो भी इंटू जी इज इक्वल टू एम जी, लेकिन एम हम लोग को पता नहीं है, एम हम लोग को निकालना होगा, ठीक है। एम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डीएम कंसीडर करेंगे। हम लोग डीएम बहुत बार निकाल चुके हैं। डीएम कहाँ पर निकाल चुके हैं, जब सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ पर पढ़ रहे थे वहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि डीएम किस तरह से निकाला जाता है। डीएम बराबर हो जाएगा रो इंटू डी वी, और रो का वैल्यू कितना दे रखा है, रो नॉट इंटू 1 - आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और डी वी कैसे निकालते हैं, डी वी कई बार हम लोग निकाल चुके हैं पीछे के क्वेश्चन में। डीवी निकालने के लिए एरिया इंटू छोटा सा जो थिकनेस इसका होगा, जिसका वैल्यू हम लोग डी आर ले लेते हैं, है ना, इस तरह से बनेगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि ये स्फेयर है ना, छोटा सा स्फेयर हम लोग कंसिडर किए हैं जिसका थिकनेस कितना है, डी एक्स है। तो पहले तो इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि किसी भी स्फेयर का ये छोटा वाला जो स्फेयर है इसका अगर हम लोग एरिया लेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। एरिया में इसका थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि डी आर के बराबर है, तो क्या बन जाएगा, डी एम बन जाएगा। अब इसी को 0 से लेकर कैपिटल आर तक अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो ए इसका मास बन जाएगा। इसमें से कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 पाई और रो नॉट। 4 पाई रो नॉट को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट ऑफ 4 पाई निकल चुका है, आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर माइनस
आर के पावर 4 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो बन जाएगा 4 पाई रो नॉट, और वैल्यू आर स्क्वायर का हो जाएगा आर क्यू बाई 3 माइनस इसका कितना हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ही रहेगा, और आर के पावर 4 का हो जाएगा आर के पावर 5 बाई 5। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके कैपिटल आर तक। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई रो नॉट, एक बार हम लोग आर पुट करेंगे, एक बार जीरो। जीरो पुट करने से तो खैर सारा कुछ जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ कैपिटल आर पुट कर लेना है। कैपिटल आर क्यू बाई 3, कैपिटल आर क्यू बाई 3 माइनस आर के पावर 5 बटा आर के पावर 2। कैपिटल आर पुट करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर के पावर 3 बाई 5, आर के पावर 3 बाई 5। एक क्या आ गया? ये आ गया इसका मास। तो बस हम लोग को मास को रिप्लेस कर देना है, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर लेते हैं। हो जाएगा एम का वैल्यू 4 पाई रो नॉट, पाई रो रो नॉट, और इंटू इसको घटा देंगे तो एलसीएम 15 आएगा, तो 5 में से 3 गया तो 2, 2 आर क्यू बाई एलसीएम 15। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? आर क्यू और आर क्यू कैंसिल हो रहा है। उसके बाद पाई पाई 4 4 और जी जी दोनों में कैंसिल हो जाएगा। एम जी यहाँ पर रहेगा, जी और जी कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है? इधर से रोएल बाई 3, रोएल बाई 3 इक्वल टू इधर से क्या बचा? रो नॉट, 2 रो नॉट बाई 15, फिर 3 से 1 कटेगा 5, मतलब कि आंसर 2 रो नॉट बाई 5। 2 रो नॉट बाई 5 कौन सा ऑप्शन सही है? सी आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्या बोल रहे हैं? टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 1 एंड रो 2 आर फिल्ड अप बिहाइंड ए स्क्वायर वॉल। एक स्क्वायर वॉल है, ये वाला एक दीवार दिया हुआ है, और दीवार के इस तरफ 2 ठो लिक्विड रखा हुआ है, और दोनों का डेंसिटी कितना दे रखा है? रो 1 और रो 2 दे रखा है। रो 1 कौन है, रो 2 कौन सा है? आर फिल्ड अप बिहाइंड ए स्क्वायर वॉल ऑफ साइड 10 मीटर, और साइड 10 मीटर दिया है, मतलब 5 मीटर ऊपर और 5 मीटर नीचे है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है। अगर यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है तो जिसका हाई डेंसिटी होगा ना, वो ऑटोमेटिक कहाँ पर चलाएगा? नीचे चलाएगा। मतलब इसको हम लोग रो टू के जगह पर 2 रो 1 भी लिख सकते हैं। ए रो 1 है और ए 2 रो 1 है। द रेशियो ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस लिक्विड्स एक्सर्टेड ऑन द अपर पार्ट एम इन। बोल रहा है कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पर ये लिक्विड क्या होगा? फोर्स लगा रहा होगा। तो इन दोनों का रेशियो का क्या होगा? ये हम लोग से पूछ रहा है यार। ये भी क्वेश्चन 2020 का ही है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि तीनों जगह का प्रेशर निकाल लेंगे। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, और यहाँ पर प्रेशर कितना होगा। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर का फार्मूला होता है रो जी इंटू एच। यहाँ पर तो प्रेशर P1 जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में कुछ है नहीं। अगर यहाँ पर देखें हम लोग प्रेशर P2, तो ये आ जाएगा रो किसका है? डेंसिटी ऑफ इस लिक्विड, रो इंटू जी, और एच कितना? 5। अगर यहाँ पर डेंसिटी देखें P3, यहाँ पर अगर हम लोग प्रेशर निकालेंगे तो यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा इसका प्रेशर और साथ में इसका प्रेशर। तो यहाँ तक का प्रेशर तो हम लोग निकाल चुके थे, 5 रोजी था, 5 रोजी, और प्लस यहाँ तक का प्रेशर हम लोग को पता था। और नीचे वाला जो ए लिक्विड है इसके वजह से जो प्रेशर आएगा वो भी ऐड कर लेंगे। इसके वजह से आएगा रो जी एच, और रो के जगह पर यहाँ पर कितना यूज करना है? 2 रो यूज करना है, 2 रो इंटू जी, और एच के जगह पर कितना? 5 ही यूज करेंगे, 5। मतलब यहाँ पर टोटल प्रेशर हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 और 5 15, 15 रो जी। हर जगह पर हम लोग प्रेशर निकाल लिए। अब फोर्स कहाँ पर लग रहा होगा? यहाँ पर एक स्क्वायर वायल है, 5/5 का स्क्वायर वायल है, तो यहाँ पर फोर्स F1 लग रहा होगा, और यहाँ पर फोर्स F2 लग रहा होगा। तो हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर प्रेशर बाई एरिया, या फिर प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर जो प्रेशर दे रखा है ना ऊपर का और नीचे का, ओवरऑल प्रेशर हम लोग जब निकालेंगे ना तो इसका एवरेज ले लेंगे, 0 प्लस इतना डिवाइडेड बाई 2, तो उतना प्रेशर जो है ना पूरा जो इस तरह का वाल है इस तरफ का, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 रो जी प्लस 0/2 ले लेते हैं, तो ये ओवरऑल एवरेज प्रेशर निकल जाएगा इस दीवार का।
अब प्रेशर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स बटा एरिया F1, और एरिया कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और सेकेंड वाला केस में जब लेंगे तो यहाँ पर रो 2 प्लस रो 3/2 मतलब 15 ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, और 5 6 20 रो जी बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर फोर्स F2 है, F2/25। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ए आ जाएगा 5 रो जी डिवाइडेड बाई, क्योंकि दो दो तो कैंसिल ही हो जाएगा, रो जी भी कैंसिल ही हो जाएगा, तो रो जी को भी नहीं लिखते हैं। ये आ जाएगा 5/20 इज इक्वल टू F1/F2। और क्योंकि 25 और 25 भी कैंसिल ही हो रहा है, तो यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है एम एन को ऊपर में रखना था और एन ओ को नीचे में रखना था, हमने वही किया है। एम एन को ऊपर रखा है और एन ओ को नीचे रखा है, तो एक कैंसिल होकर कितना आ रहा है 4, मतलब 1/4। सही आंसर कौन सा है, डी। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। तो और जब कब का पूछा हुआ है, 2020 का ही पूछा हुआ है, जिसको फार्मूला रोजी एच याद होगा प्रेशर का। हालांकि अगर रोजी एच अगर देखो ना तो है कुछ नहीं, एक फोर्स बटा एरिया करके ही आया हुआ है। कैसे आया हुआ है, हम लोग क्या जानते हैं, एफ बराबर एम जी जानते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसको प्रेशर निकालने की कोशिश करें तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, है ना। अब इसमें हम लोग H/H से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया, mgh/ एरिया इंटू हाइट क्या हो गया, वॉल्यूम। और मास बटा वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो एक सिंपल फार्मूला है जो कि प्रेशर इस फार्मूला से ही बना हुआ है, मतलब फोर्स बटा एरिया से ही बना हुआ है, बस H/H से मल्टीप्लाई करके और इसको कन्वर्ट कर दिया रोजीज में। वही रोजीज हम लोग लिक्विड में प्रेशर के लिए यूज करते हैं, याद कर लेते हैं, जो याद करना सिंपल होता है, हालांकि बना हुआ है बेसिक फार्मूला से ही है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 0.5 मीटर फ्लोट्स ऑन वाटर विथ 30%। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो पानी में डाला हुआ है, और इसका जो 30% हिस्सा है वो पानी के ऊपर है, ठीक है। 30% ऊपर है, 70% इसका नीचे। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी पुट ऑन द ब्लॉक। बोल रहा है कि इस पर मैक्सिमम कितना हम लोग वेट रखें कि ए पूरी तरह से पानी के अंदर डूब जाए, जहां वाटर का डेंसिटी हम लोग को दे रखा है, मतलब 70% को डुबाना है, 30% ऑलरेडी डूबा हुआ है। अभी इसमें क्या है, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा रो भी जी, जो कि वाटर लगा रहा होगा, और नीचे में इधर इसका जो फोर्स लग रहा होगा एम इंटू जी लग रहा होगा, जहाँ पर एम क्या है, इस ब्लॉक का मास है। एक सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, ये पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ होगा, ये हमारा लिक्विड है, और इस तरह से क्यूब जो है पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, लेकिन इसमें एक मास एम रखा हुआ है। तो अब जो नीचे फोर्स लग रहा होगा एम प्लस एम इंटू जी लग रहा होगा, ठीक है, दूसरा सेकंड के। और ऊपर में जो इस पर फोर्स लग रहा होगा वाटर की वजह से, वो लग रहा होगा रो, है ना। रो किसका, डेंसिटी वाटर का, वॉल्यूम इसका चेंज हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा और जी हो जाएगा। तो हम लोग का दो इक्वेशन बनेगा, और दो इक्वेशन की हेल्प से हम लोग को क्या निकालना है, मास निकालना है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी पुट, स्मॉल एम का वैल्यू निकालना है। तो ऊपर वाला केस पहले ले लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा, इतना 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यू दिया हुआ है। अगर इसको सेंटीमीटर क्यू में कन्वर्ट कर ले तो 1 kg पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में ये कितना हो जाएगा, एक। डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग ले लेते हैं 1 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसका जो वॉल्यूम होगा, जब इसमें हम लोग डालेंगे तो उतना ही, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी एक क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, मतलब इसका वॉल्यूम हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये वॉल्यूम के लिए साइड जो दिया हुआ है लेंथ इस क्यूब का, उसका लेंथ दिया हुआ है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, हाफ मीटर में 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 0.3 पार्ट इसका डूबा हुआ है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू, क्योंकि हम लोग को फार्मूला रो भी जी यूज करना है, तो रो तो 1 हो गया, लिखने की जरूरत है नहीं। उसके बाद वॉल्यूम यूज करेंगे, तो वॉल्यूम कितना पार्ट डूबा हुआ है, टोटल इसका वॉल्यूम तो हो जाएगा 50 का होल क्यूब, है ना। साइड का अगर क्यूब करेंगे तो टोटल क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा, लेकिन इसका बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम का 30% हिस्सा ही अंदर डूबा हुआ है, तो 30/100 कर लेते हैं, है ना। टोटल वॉल्यूम का इतना पार्ट ही अगर डूबा हुआ है तो इतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ होगा। डिस्प्लेस पानी का ही वॉल्यूम यहाँ पर लेना रहता है जब हम लोग रो भी जी यूज करते हैं। जी का वैल्यू जी ले लेते हैं, और नीचे में क्या है, कैपिटल मास एम जो कि क्यूब का मास है,
और जी। ये हम लोग का इक्वेशन 1 बनेगा। सेकेंड इक्वेशन हम लोग लेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज करना है, रो भी जी ही यूज करना है। तो रो का वैल्यू फिर से 1, वॉल्यूम कितना 50 का क्यूब इंटू जी का वैल्यू जी ही रहेगा। और इस तरफ क्या यूज करेंगे, एम प्लस एम, क्योंकि एक छोटा एम भी इस बार आ गया है, इंटू जी। ये इक्वेशन आ गया 2। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 50 का क्यूब और 50 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, जी जी भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 30/100 इक्वल टू आ जाएगा, इस तरफ से जी जी कैंसिल, कैपिटल एम बटा एम प्लस एम। या फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो उल्टा कर लेंगे, 10/3 बराबर आ जाएगा एम प्लस एम बाई कैपिटल एम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एम बाई एम। अब 10/3 में से एक घट जाएगा, तो 10 में से 3 7/3 बराबर आ गया एम बटा कैपिटल। या यहाँ से अगर हम लोग एम निकाल लें तो 3m बराबर कितना आ जाएगा, 7 कैपिटल एम। या फिर स्मॉल एम निकाल ले यहाँ से, तो स्मॉल एम बराबर आ जाएगा 7/3 इंटू कैपिटल एम। अब हम लोग चाहे तो कैपिटल एम का वैल्यू यहाँ से निकाल करके रख सकते हैं। यहाँ से अगर कैपिटल एम निकाल लेंगे तो इसका वैल्यू आने वाला है, कैपिटल एम इज इक्वल टू 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 50 का पावर अगर 3 करेंगे तो 125, और इंटू यहाँ पर टोटल 3 जीरो है, 3 जीरो में से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 2 जीरो बच जाएगा। इतना केजी हम लोग का टोटल मास था क्यूब का। अब यहाँ पर 7/3 इंटू इतना अगर कर लें, ठीक है। इस बार एक बार फिर से इसको क्लियर समझ लेना, 5 का जब क्यूब करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125, जीरो यहाँ 3 देना होगा, लेकिन 3 जीरो में से 1 जीरो कैंसिल होगा, क्योंकि ये एक्चुअली 3/10 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे, जी जी तो हट ही गया था, तो जब 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 तो आएगा ही, और साथ में एक जीरो जो है ना वो खत्म हो जाएगा। 1000 से एक कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। मतलब टोटल मिला करके आ रहा है 125 इंटू 3 375, और उस पर 2 जीरो, इतना ग्राम आ रहा है। और इसको अगर यहाँ पर हम लोग पुट कर दें तो आ जाएगा 7/3 इंटू 375 पर और 2 जीरो, इतना ग्राम, और 3 से फिर कट करके 7 इंटू 125 पर 2 जीरो आ जाएगा। और अगर 12.5 केजी में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो 12.5 इंटू 7 करेंगे तो ये अप्रॉक्स 87.5 केजी के बराबर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग करना क्या था, 2 फिगर ले लेना था, पहला फिगर दूसरा फिगर, रो भी जी बराबर एम जी फर्स्ट फिगर में, रो भी जी बराबर एम जी सेकेंड फिगर में। उसके बाद या तो दोनों का डिवाइड कर दो, या फिर अगर सब्ट्रैक्ट भी कर देते ना, इसमें से इसको घटा देते तो कैपिटल एम कैंसिल हो जाता, कैपिटल एम कैंसिल होने के बाद स्मॉल एम इजिली आ जाता था। दोनों प्रोसेस से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रखा है, ए सबमरीन एक्सपीरियंस ए प्रेशर ऑफ इतना पास्कल एट डेप्थ d1। हम लोग प्रेशर का फार्मूला क्या जानते हैं, प्रेशर बराबर होता है P1 इज इक्वल टू रो जी इंटू एच। रो के जगह पर यहाँ पर डेंसिटी क्या लेना है, डेंसिटी रो ही ले लेंगे, जी के जगह पर जी ले लेंगे, और हाइट कितना दे रखा है d1, ठीक है। P1 बराबर कितना हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा। उसके बाद इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 5 इंटू 5.05 इंटू 10⁶। उसके बाद P2 इज इक्वल टू दे रखा है व्हेन इट गोज फर्दर टू ए डेप्थ D2। बोल रहा है कि फिर से अगर डेप्थ D2 नीचे जाता है, इट एक्सपीरियंस ए प्रेशर 8.08 इंटू 10⁶ पास्कल। P2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे, रो इंटू जी इंटू D2, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 8.08 इंटू 10⁶। देन d1 माइनस d2 इज अप्रॉक्सीमेटली, तो d1 माइनस d2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेंसिटी भी दे रखा है और ए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग घटा देंगे तो रो इंटू जी इंटू d1 माइनस d2 इज इक्वल टू, हालांकि नीचे में से ऊपर घटाते तो हम लोग का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ए अगर घटाएंगे ना, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, निगेटिव साइन नहीं ले रहे, चलो इसको उल्टा ही करके लिख देते हैं। यह आ जाएगा रो जी इंटू D2 माइनस D1, सेकेंड वाला में से फर्स्ट वाला घटा रहे हैं, तो 8 में से 5 गया 3 जीरो, 8 में से 5 गया 3, इतना इंटू कितना आ जाएगा 10⁶ आ जाएगा। अब D2 माइनस D1 हम लोग को निकालना है, तो D2 माइनस D1 इज इक्वल टू 3.03 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई
रो का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है कि डेंसिटी लेना है 10 के पावर 3 और साथ में जी का वैल्यू हम लोग को 10 लेने के लिए बोला है। तो ये आ जाएगा 3.03 इंटू 10 टू दी पावर 6 में से 4 गया तो 2, मतलब कि 303 मीटर। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, अप्रॉक्स ए वाला। तो 8 का सही आंसर क्या है, ए। मतलब 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी दे रखा था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हालांकि कब का क्वेश्चन है, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ए वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग इन ए बकेट। एक बकेट है ऑफ वाटर हैज 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज। इसका 4/5 पार्ट जो है ना वॉल्यूम का एक बकेट बना लेते हैं और इस बकेट में ठीक है पानी भरा हुआ है और इसके अंदर कोई वुडन ब्लॉक है। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक इसके अंदर ले लेते हैं और इस वुडन ब्लॉक का 4/5 हिस्सा जो है वो इसके अंदर डूबा हुआ है। इसमें दो फोर्स काम कर रहा होगा, एक ऊपर रो इंटू भी कितना, भी का मतलब कितना हुआ, कितना ये वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, ये उसका भी का मतलब होगा। मतलब यहाँ पर जो हम लोग भी ले रहे हैं ना और डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम ले रहे हैं और इंटू जी, और नीचे में जो फोर्स लगेगा एम इंटू जी के बराबर लगेगा। क्लियर है। और एम जी को भी चाहे तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू इसका टोटल वॉल्यूम है ना। यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम होगा, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा जो डूबा हुआ पार्ट है उसका सिर्फ वॉल्यूम होगा, तो इसका नाम भी डैश दे देते हैं और जी का वैल्यू जी ही होगा। अगर हम लोग इसको बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लेना है, टोटल का 4/5, 4v/5 है ना, 4/5 भी लेना है और जी का वैल्यू जी ही लेंगे। इज इक्वल टू, नीचे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ले लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ले लेते हैं इंटू जी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आगे में क्या दे रखा है, व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एन ऑयल इज पोर्ड इनटू द बकेट। उसके बाद बोल रहा है कि बकेट में कुछ ऑयल डाला जाता है। ठीक है, भी से भी कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ पर सिर्फ हम लोग को एक रिलेशन मिल रहा है डेंसिटी ऑफ ब्लॉक और डेंसिटी ऑफ वाटर में। वाटर का डेंसिटी ये कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू रो डब्ल्यू हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं इफ इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक इज जस्ट अंडर द ऑयल सरफेस विथ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर वाटर एंड हाफ इन द ऑयल। बोल रहे हैं कि अब क्या होता है ना कि इसमें ऑयल डाल दिया जाता है और ऑयल डालने से क्या होता है, ऑयल डालने से ये जो ब्लॉक है आधा पानी के अंदर चला जाता है। मान लेते हैं हम लोग का लेवल जो वाटर का है ये वाला है, नीचे वाला क्या है वाटर है और ऊपर वाला जो है वो ऑयल है, ये वाला हो जाएगा ऑयल का लेवल। अब बोल रहा है कि जब ब्लॉक इसमें डालते हैं ना तो अब इसका आधा हिस्सा पानी में रहता है और आधा हिस्सा ऊपर ऑयल में रहता है। ठीक है, आधा हिस्सा पानी में हो गया और आधा ऑयल में हो गया। अब इसमें जो लगने वाला फोर्स होगा नीचे तो एम जी होगा, उसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं, नीचे एम जी होगा। लेकिन ऊपर में जो है ना दो फोर्स लगेगा, एक रो v/2g और दूसरा भी रो डैश v/2g। मतलब एक ऑयल का डेंसिटी लेना होगा और एक में वाटर का डेंसिटी लेना होगा, क्योंकि आधा पर वाटर फोर्स लगा रहा है और आधा पर ऑयल फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर। तो फिर से एक और इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, रो इंटू रो वाटर इंटू भी कितना लेना है इस बार v/2 और g प्लस रो वाटर के जगह फिर इस बार ऑयल लेंगे और इंटू आधा वॉल्यूम ऑयल के अंदर है और इंटू जी इज इक्वल टू, इस तरफ तो मास ही लेना है तो मास में हम लोग क्या करेंगे डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन मिलेगा। इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, भी कैंसिल हो रहा है और जी कैंसिल हो रहा है। मतलब कि ए आ रहा है रो W/2 प्लस रो नॉट/2 इज इक्वल टू VG VG दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, VG VG को हम लोग हटा लेंगे, इधर से आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इन दोनों को आपस में हम लोग चाहे तो इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी डेंसिटी ऑफ ब्लॉक है और ये भी डेंसिटी ऑफ ब्लॉक है। तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर लेंगे तो इससे हम लोग को मिल जाएगा 4/5 रो डब्ल्यू इज इक्वल टू रो W/2, यहाँ से रो W/2 प्लस रो ऑयल/2, रो ऑयल/2। और अगर इसको इस तरफ लेकर के चले आते हैं तो 4/5 में से 1/2 घट जाएगा, एलसीएम हम लोग 10 ले लेंगे और ये हो जाएगा 8 - 25।
ठीक है, 8 माइनस 25, यहाँ पर सिर्फ 5 ही होगा, है ना। अगर इसको इस तरफ लेकर के आते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 में फिर रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो नोट बाई 2। अब यहाँ पर आ रहा है 3/10 इज इक्वल टू रो ऑयल बटा रो वाटर, और ए वाला 2 है, उस 2 को भी हम लोग इधर ही लेकर के चले आते हैं, तो 2 इंटू 3/10 मतलब कि 3/5। 3/5 कितना आ जाएगा, यहाँ से आ रहा है रो ऑयल बाय रो वाटर इज इक्वल टू 3/5, मतलब कि 0.6। 0.6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ए लोड ऑफ मास m kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्टील वायर। एक लोड है, उसका मास m kg दिया हुआ है और उसको सस्पेंड करके रखा गया है। ठीक है, इसका मास कितना है, m है, और इस तरह से सस्पेंड किया हुआ है, और इसका जो लेंथ दे रखा है 2 मीटर दे रखा है, लेंथ 2 मीटर है, और रेडियस कितना है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब कि 1 इंटू 10⁻³ मीटर, ये इसका रेडियस दे रखा है। ठीक है, इन चाइल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द इंक्रीज इन लेंथ प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज 4 mm। डेल एल का वैल्यू कितना दे रखा है, डेल एल बराबर दे रखा है 4 mm, 4 इंटू 10⁻⁻। नाउ द लोड इज फुली इमर्ज्ड इन लिक्विड। अब क्या किया जाता है कि इसको पूरी तरह से पानी में डाल दिया जाता है, ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 2। इसका लिक्विड का जो रिलेटिव डेंसिटी है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ लोड इज 8। इसका जो रिलेटिव डेंसिटी है मटेरियल का वो कितना है, 8 है। ठीक है, द न्यू वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्टील वायर। बोल रहा है कि अब जब इसको लिक्विड में डाल देंगे तो डेल एल का वैल्यू कितना रह जाएगा। एक्चुअली ये डेल एल का वैल्यू कितना होगा, सबसे पहले ये समझना होगा हमको कि डेल एल का जो वैल्यू है ना वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। क्योंकि पहला केस है बिना लिक्विड का इस तरह से लटकाया हुआ है, डेल एल का वैल्यू दे दिया है। दूसरा केस इसको पानी में डाल दिया, ठीक है, या फिर लिक्विड में डाल दिया। लिक्विड में डालने के बाद पूछ रहा है कि डेल एल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब साफ है कि जब हम लोग लिक्विड में डालेंगे तो लिक्विड उस पर थोड़ा सा कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है, फोर्स लगाने से उसका जो एक्सपेंशन है थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर आने वाला है वो 4 mm से कम आने वाला है। 4 mm से कम में कौन सा है, ऑप्शन ए है, और साथ में ऑप्शन डी है। तो हम लोग का आंसर कौन होगा, या तो ए होगा या फिर डी होगा। तो चलते हैं एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका डेल एल जो है ना वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। हम लोग जानते हैं y बराबर होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस, और स्ट्रेन हो गया डेल एल बाई एल। ठीक है, अब देखो मटेरियल यहाँ पर सेम है, तो मटेरियल सेम है तो y का वैल्यू तो सेम रहने वाला है, पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा फोर्स चेंज होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंजिंग हुआ नहीं है, तो ये पहले वाला में भी सेम रहेगा और बाद वाला में भी सेम रहेगा। एल का वैल्यू, एल वायर का लेंथ तो हम लोग छोटा बड़ा नहीं किए हैं, है ना, डेल एल छोटा बड़ा हुआ है, मतलब एल इसका फिक्स्ड है, ए भी हम लोग का क्या है, फिक्स्ड है। मतलब यहाँ पर वेरिएबल 2 चीज़ है, एक फोर्स और एक डेल एल। मतलब कहने का ये है कि एफ यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल एल का। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि F1 बाई F2 बराबर डेल L1 बाई डेल L2। अब यहाँ पर F1 हम लोग को पता है, F1 का वैल्यू mg के बराबर हो जाएगा क्योंकि m kg का लोड लगा हुआ है। F1 कितना है, F1 है mg के बराबर, डेल L1 है, डेल L1 कितना दे रखा है, डेल L1 का वैल्यू 4 इंटू 10 के पावर -1, 4 इंटू 10 के पावर -1। उसके बाद F2 की बात करें तो F2 हम लोग निकाल लेंगे। कैसे F2 निकाल लेंगे, क्योंकि mg नीचे की ओर लग रहा है ना, और उसके बाद जब लिक्विड में ले जाएंगे तो रो भी जी ऊपर की ओर लगेगा। mg में से रो भी जी, दोनों फोर्स का अगर डिफरेंस ले लेंगे तो नेट फोर्स हम लोग का निकल जाएगा। तो नेट फोर्स हम लोग इजीली पता कर लेंगे, और जब नेट फोर्स पता चल ही जाएगा तो डेल L2 भी पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग F2 निकालने की कोशिश करते हैं। F2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो दिखा देते हैं। इसको पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर ले जाएंगे तो नीचे फोर्स mg लगेगा, और ऊपर की ओर रो भी जी लगेगा, जहाँ पर रो किसका डेंसिटी होगा, लिक्विड का डेंसिटी होगा रो।
अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा ना, नेट फोर्स लगने वाला है एम जी माइनस रो वी जी। नेट फोर्स यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस रो एल लिक्विड का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, इस बॉडी का वॉल्यूम, रो भी इंटू जी। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे एम जी माइनस रो एल इंटू वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए इसका वॉल्यूम अगर हम लोग को चाहिए तो इस बॉडी का मास इंटू डेंसिटी क्या ले लेंगे, मास। अगर हम लोग देखें तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लेंगे तो मास बटा डेंसिटी, तो मास तो कैपिटल एम ही रहेगा। और डेंसिटी हम लोग को किसका चाहिए, हम लोग मास निकाल रहे हैं इस बॉडी का ना, ये जो वॉल्यूम है इस बॉडी का वॉल्यूम है या फिर डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम है, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसका वॉल्यूम निकालने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस बॉडी का वॉल्यूम पता चल जाएगा तो डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए इसका मास लेंगे और इसी का, इस ऑब्जेक्ट का ही हम लोग क्या लेंगे, डेंसिटी लेंगे। तो ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो दे रखा है 8। लोड का डेंसिटी कितना है, लोड का डेंसिटी मतलब कि रो एल बाय रो डब्ल्यू, ये कितना दे करके रखा है, 8 दे करके रखा है। लोड के लिए टर्म यहाँ पर एल ओ यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड के लिए ऑलरेडी हम लोग रो एल यूज कर लिए हैं, तो इसका रो एल ओ यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एम बटा रो एल ओ, मतलब लोड का डेंसिटी बटा वाटर का डेंसिटी, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं, लोड का डेंसिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो 8 इंटू रो वाटर मिल जाएगा। रो वाटर क्यों, क्योंकि एक रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि वाटर के रेस्पेक्ट में इसका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल बटा डेंसिटी ऑफ वाटर वो होता है। तो यहाँ से फिर क्या करना है, हम लोग को जी से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम रोएल लिखने जाएंगे तो हम लोग को डायरेक्ट रोएल का वैल्यू नहीं मिला हुआ है, रोएल बाय रो डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है। रोएल बाय रो डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, 2 है। तो रोएल का वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो 2 इंटू रो डब्ल्यू लिखना पड़ेगा। यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा एम जी माइनस रोएल के जगह पर क्या यूज करना है, 2 इंटू रो डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम इंटू जी डिवाइडेड बाई रो लोड हो जाएगा और रो डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो रो डब्ल्यू कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 इंटू रो डब्ल्यू, क्योंकि नीचे में हम लोग क्या लिए थे, नीचे में हम लोग डेंसिटी लिए थे लोड का जो कि 8 इंटू रो डब्ल्यू के बराबर है, और ऊपर में हम लोग डेंसिटी लिए हैं लिक्विड का जो कि 2 इंटू रो डब्ल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर तो ठीक है 2 रो डब्ल्यू, ये यहाँ पर सॉल्व करके आ रहा है एम जी माइनस, यहाँ से रो डब्ल्यू कैंसिल, और ये 2/8 मतलब कि 1/4 एम जी, 1/4 एम जी, और इसको अगर हम लोग घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 एम जी के बराबर। ये इसका नया फोर्स हम लोग को मिल गया। तो नया फोर्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, F2 इज इक्वल टू 3/4 एम जी, 3/4 एम जी। अब नया आर हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। इस फार्मूला में हम लोग क्या करना है, सारा वैल्यू पुट कर देना है। F1 का वैल्यू एम जी, नीचे में F2 का वैल्यू 3/4 एम जी, 3/4 एम जी इज इक्वल टू रो L1 कितना, सॉरी डेल्टा L1 कितना था, 4 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, मिलीमीटर में है तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3, और सॉरी ये मीटर में था, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में है, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे L2 जो कि हम लोग को निकालना है। तो एम जी से एम जी कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो डेल्टा L2 बराबर आ गया 3 mm। 3 mm कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का ए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, ए सॉफ्ट बबल ब्लोन बाय ए मैकेनिकल पंप, एक मैकेनिकल पंप के द्वारा एक सॉफ्ट बबल बनाया जा रहा है एट द माउथ ऑफ ए ट्यूब, ट्यूब के माथ पर लगा हुआ है और एक सॉफ्ट बबल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और ये जो बबल है इंक्रीजेज इन वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज कर रहा है विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, इसका क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होगा, या भी बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि के इंटू टी होगा, या 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, के टी, या फिर आर क्यू इज इक्वल टू, ये सारा का सारा तो कांस्टेंट टर्म ही है, सबको एक साथ के ही लिख देते हैं, के टी, या फिर आर बराबर हो जाएगा
k के पावर 1/3 करेंगे तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, t के पावर 1/3। ठीक है, मतलब हम लोग का कुल मिला के बात यही आ रहा है कि r जो इसका जो होगा ना रेडियस, जो बबल बन रहा है उस बबल का जो रेडियस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t के पावर 1/3 का। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? अगर रिक्वायरमेंट पड़ा तो इसका हम लोग यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, इसलिए समझ लो कि ये हम लोग कर दिए। मतलब ये इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं इस स्टेटमेंट से। इससे समझ में आएगा कि किस स्टेटमेंट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाला जा सकता है। ठीक है, द ग्राफ दैट करेक्टली डिपिक्ट द टाइम डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर। अब हम लोग को जो ग्राफ दे रखा है ना, वो प्रेशर और टाइम के बीच में दे रखा है। अगर हम लोग सॉफ्ट बबल की प्रेशर की बात करें तो ये प्रेशर होता है P0 R प्लस 4S/R। 4S/R क्या है? ये सॉफ्ट बबल के ऊपर लगने वाला प्रेशर है। अगर इसको हम लोग मॉडिफाई कर ले तो लिख सकते हैं P0 प्लस 4S। एस क्या है? एक सरफेस टेंशन है, और R का जो वैल्यू हो जाएगा वो t के पावर 1/3। हालांकि इसका जरूरत पड़ गया तो हम लोग यूज कर लेते हैं, t के पावर 1/3। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं P0 प्लस 1/t के पावर 1/3। ठीक है, जो कि एक तरह से एम स्लोप का काम कर रहा है, और इंटू 4S/R। ठीक है, 4S/k। तो ए एक तरह से स्लोप का काम ए हो जाएगा, ए कर रहा है स्लोप का काम। अगर इसको हम लोग लिखे ना तो ये कुछ इस फॉर्मेट में है, y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ए एक्स का काम करेगा, ए स्लोप का काम करेगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, एक कॉन्स्टेंट सी का काम करेगा। ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ एक इक्वेशन है। तो अगर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y और x, ठीक है ना, एक तरफ अगर y एक्सिस पर y ले ले तो अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन आता है जिसका कुछ ना कुछ स्लोप होता है। तो ऐसा ही एक स्ट्रेट लाइन हम लोग का यहाँ पर भी आने वाला है। और ये स्ट्रेट लाइन है ना, जब ओरिजिन पर जाएंगे, ओरिजिन कहने का मतलब अगर इसका वैल्यू 0 ले लेंगे, जैसे x का वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है ना, तो एक कांस्टेंट सिर्फ मिलता है और फिर वहां से उस ग्राफ को प्लॉट करना शुरू करते हैं। उसी तरह से 1/t के पावर 1/3, सबसे पहले तो देखते हैं 1/t के पावर 1/3 है कहाँ पर? ए यहाँ पर है, 1/t के पावर 1/3। और 1/t के पावर 1/3 को अगर 0 कर दे, है ना, ये पूरा अगर 0 कर दे तो ए टर्म 0 हो जाएगा। P0 यहाँ पर देखो, P0 से स्टार्ट हुआ है ना, P0 से स्टार्ट होगा और उसके बाद सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। जब y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं तो इस टाइप से ही प्लॉट होता है। जब x बराबर 0 करते हैं तो ए वाला इंटरसेप्ट, यहाँ पर एक वैल्यू आता है सी वाई का, सी से स्टार्ट होकर के आगे बढ़ता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, 1/t x के जगह पर आ गया है, ऊपर में p है, और जब इसको 0 कर रहे हैं तो ये P0 से स्टार्ट हो रहा है और इस तरह से स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी। आसान क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। मतलब कि क्वेश्चन में अगर कुछ लिखा हुआ है ना, कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है तो बेकार का दिया हुआ नहीं रहता है, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, और उसके मतलब को निकालते चले जाओ, उसको डिटेल में लिखते चले जाओ तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। वही हम लोग को समझ में आया पिछला क्वेश्चन से। यहाँ पर क्या दे रखा है? ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज कमिंग आउट ऑफ ए हॉज पाइप। एक पाइप है, उसमें से एक लिक्विड बाहर निकल रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप से ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ हिस्सा इसका बंद होगा और कुछ पार्ट में इस तरह से हॉल होगा। ठीक है, रेडियस विथ हॉरिजॉन्टल स्पीड v। यहाँ पर स्पीड जो दिया हुआ है v मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, स्पीड है v मीटर पर सेकेंड। हालांकि मीटर और सेकेंड यहाँ पर यूज नहीं किया है, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि v मीटर पर सेकेंड से ए, इस स्पीड से ए लिक्विड जो है ना आगे जा रहा होगा। आगे दे रखा है 50% ऑफ द लिक्विड पासिस थ्रू द मेश अनएफेक्टेड। 50% जो लिक्विड है ना वो सिंपली बाहर निकल जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पाइप पर। ठीक है, 25% लॉजेज ऑल ऑफ इट्स मोमेंटम। 25% का जो मोमेंटम है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मतलब कि यहाँ से जा रहा होगा v स्पीड से, जा करके यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो गया। हालांकि ये बोल सकते हैं कि अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी v था, तो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? फोर्स होता है। वो जो लिक्विड है ना, भले ही उसका मोमेंटम 0 हो गया लेकिन इस पर फोर्स लगाएगा। उसके बाद आगे बोल रहा है 25% कम बैक, 25% जाकर टकराता है और वापस आ जाता है। वो तो 100% फोर्स लगाएगा टकरा करके अगर वापस आ रहा है तो। विथ द सेम स्पीड द रिजल्टेड प्रेशर ऑन द मेश। पूछ रहा है कि टोटल प्रेशर इस पर कितना लगेगा। हम लोग को टोटल प्रेशर निकालना है। एरिया निकालने के लिए यहाँ पर क्या चीज़ दे रखा है? रेडियस दे रखा है कि रेडियस इसका ए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेशर निकालने के लिए, प्रेशर हम लोग जानते हैं कि फोर्स बटा एरिया होता है, फोर्स बटा एरिया।
एरिया तो चलो निकाल लेंगे, रेडियस दिया हुआ है। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा? फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dp बाई dt, और इसको लिख सकते हैं d mv बाई dt। अब v तो यहाँ पर फिक्स है, तो हम लोग कर सकते हैं मास चेंज हो रहा है dm बाई dt। तो सबसे पहले अब dm बाई dt हम लोग को निकालना पड़ेगा। dm बाई dt निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? dm बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू भी। मास बराबर क्या होता है? मास बराबर dm बराबर रो dv, रो इंटू dv। dv वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम, और नीचे में क्या लेना होगा? dt लेना होगा। अब देखो यहाँ पर, या फिर इसको dl बाई dt कर देते हैं, ठीक है ना, dl बाई dt। dm था तो dm बराबर रो इंटू dv होगा, dv बराबर a इंटू dl होगा। अब dl बाई dt को हम लोग क्या बोल सकते हैं? al बाई t वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी यहाँ पर हम लोग को पता है, तो हम लोग कर लेंगे रो इंटू a इंटू v। ये रो ए भी क्या मिल गया? रो ए भी हम लोग को dm बाई dt का वैल्यू मिल गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग dm बाई dt निकाल लिए। अब हम लोग इस पर काम कर सकते हैं, फोर्स पर। फोर्स निकालना होगा। फोर्स कितना केस में निकालना होगा? फोर्स यहाँ पर 3 केस में निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 थ्योरी दे रखा है। एक तो 50% बोल रहा है कि वाटर जो जा रहा है 50% वॉल्यूम, मतलब क्या? अगर वॉल्यूम आधा ले रहे हैं तो मास उसका आधा हो जाएगा, है ना, मास को हाफ कर देंगे। यहाँ पर जो हम लोग dm बाई dt निकाल लिए हैं उसको 1/2 कर देंगे, dm को आधा करने के लिए, m को आधा करने के लिए। तो ये 50% वाला केस में अगर हम लोग काम करें ना, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी जो रहेगा 0 रहेगा। 50% मास के लिए चेंज इन वेलोसिटी 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग v1 लेंगे तो v1 तो हो जाएगा, मान लो v मीटर पर सेकेंड से जा रहा था तो v, और v फाइनल v2 अगर लेंगे, जब इसको लेकर के निकलेगा वो बाहर, उस समय भी इसका वेलोसिटी v ही रहेगा, क्योंकि ये बिना प्रभावित हुए बाहर निकल जा रहा है। तो m इंटू डी करेंगे, ठीक है। हम लोग का फार्मूला क्या हो जाएगा? अगर फोर्स निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम करना होगा, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम 1 सेकंड है तो चलो ठीक है, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम सिर्फ करना होगा। लेकिन यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो ही नहीं रहा है। m1 v1 बराबर और m2 v2 का जो डिफरेंस है, मतलब कि m1 v1 माइनस m2 v2 का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 50% इधर से गया और 50% बाहर निकल गया, मतलब m दोनों का सेम, वेलोसिटी भी दोनों का सेम, और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब 50% जो है वो किसी तरह का कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। बाकी के लिए अगर हम लोग बात करें इस 25% के लिए, तो 25% जो क्रिएट करेगा मोमेंटम, वो आ जाएगा, क्योंकि ये अपना फाइनल वेलोसिटी लूज कर देता है। फाइनल वेलोसिटी इसको 0 हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी v रहेगा। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो v माइनस 0 v, मतलब 1/4 इंटू एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? रो ए भी, और इंटू, ठीक है ना, 1/4 इंटू एम, मास एक m/4 हम लोग ले लिए मास, क्योंकि 1/4 वेलोसिटी v के बाद 0 हो रहा है, और इसमें हम लोग किस वेलोसिटी से? v से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ए हम लोग का मोमेंटम हो गया, ए वेलोसिटी हो गया, चेंज इन मोमेंटम हम लोग निकाल लिए यहाँ से ए करके। और उसके बाद जो 50% वाला केस है, 50% वाला में अगर हम लोग देखें तो मास तो हो जाएगा रो ए भी, लेकिन यहाँ पर इनिशियल और फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है तो फाइनल जो हो जाएगा वो माइनस v हो जाएगा, क्योंकि वो रिटर्न आकर के लौट रहा है। और जब दोनों का डिफरेंस लेंगे v माइनस माइनस v, तो ये 2v बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे? 2v। ये टोटल फोर्स हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल फोर्स हम लोग का आ रहा है 1/4 प्लस 1/2, मतलब कि अगर इसको हम लोग 2/4 कर ले, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो अब ये जोड़ना आसान हो जाएगा। सॉरी, ये ऑलरेडी 2/4 था ही, या चलो ठीक है 2 अब एलसीएम इन दोनों का क्या है? एलसीएम इन दोनों का 4 ही है, और एक 4 और एक 5 रो ए भी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। हम क्या किए? डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दिए। सेम करने से हम लोग, हमारा जो एडिशन हो गया वो आसान हो गया। ए 4 ऊपर में, और ऊपर में ए वाला एक, टोटल 5 रो ए भी स्क्वायर आ गया। ये हम लोग का क्या, किस चीज़ का वैल्यू आ रहा है? ए आ रहा है फोर्स का वैल्यू। अब प्रेशर निकालेंगे तो फोर्स बटा एरिया हो जाएगा, मतलब ए से डिवाइड करेंगे या फिर ए को इस तरफ लेके चले आएंगे, तो ए आएगा 5/4 रो भी स्क्वायर, 5/4 रो भी स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, एक 25% ही वापस रिटर्न हो रहा है। हम यहाँ पर 50% ले लिए थे, तो जब 25% रिटर्न होगा तो यहाँ पर 1/4 इंटू रो ए भी इंटू 2 भी लेना होगा। तो इस केस में 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 होगा तो आंसर 3/4 ही आएगा। मतलब सही आंसर कौन सा हो रहा है?
बी हो रहा है इसका। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है ए थिन यूनिफॉर्म ट्यूब इज बेंट इनटू द सर्किल। एक ट्यूब है जो सर्किल के फॉर्म में है, ये ट्यूब हो गया सर्किल के फॉर्म में है, ठीक है। और रेडियस इसका कितना दे रखा है, आर दे रखा है। इन द वर्टिकल प्लेन में ही इसको बनाए हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, दो ठो लिक्विड है और दोनों का वॉल्यूम क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो ठीक है, दो ठो लिक्विड है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, आधा आधा में दोनों होगा ट्यूब में। इस तरह से आधा ट्यूब में ए लिक्विड होगा, पहला लिक्विड होगा, और आधा ट्यूब में दूसरा लिक्विड होगा। डेंसिटी बोल रखा है कि दोनों का, एक का रो 1 है और एक का रो 2 है। इसका डेंसिटी रो 1 है, इसका डेंसिटी रो 2। फिल हाफ द सर्किल, ये दोनों मिला करके आधा सर्किल को भर रहा है, फिल कर रहा है। तो मतलब कि ए वाला एंगल 90 डिग्री और ए वाला 90 डिग्री, 180 में आधा आधा दोनों। द एंगल थीटा बिटवीन द रेडियस वेक्टर पासिंग थ्रू द कॉमन इंटरफेस ये वाला है, और बोल रहा है कि ये एंगल थीटा बना रहा है कॉमन इंटरफेस एंड द वर्टिकल। ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है। हम लोग जानते हैं कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर, कोई फिक्स्ड पॉइंट ए वाला ले लेते हैं, जैसे ये दोनों इक्वल हाइट पर है दोनों, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट पर जो प्रेशर का वैल्यू होता है ना, वो इक्वल होता है। यहाँ पर दोनों पर प्रेशर जो होगा इक्वल होगा। तो हम लोग को प्रेशर निकालना होगा इन दोनों पॉइंट पर, और उसको आपस में इक्वेट कर देना होगा। तो प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, प्रेशर निकालने के लिए फार्मूला क्या था, रो जी एच। रो तो पता है, जी का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। एच का वैल्यू कैसे निकाले, तो देखो ए लिक्विड जो है यहाँ तक है, हम लोग को किसी तरह से ए वाला हाइट पता करना होगा कि ए हाइट कितना है, ठीक है। तो इसका रो जी एच निकल जाएगा। और इसके लिए सेकेंड वाला लिक्विड चूँकि यहाँ तक पहुँचा हुआ है, तो हम लोग को ए वाला हाइट तो निकालना ही होगा, साथ में नीचे वाला ए हाइट भी निकालना होगा। ए हाइट इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ए वाला हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। ए कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और यहाँ पर ए वाला भी क्या है, आर है। ए वाला एंगल अगर थीटा दिया हुआ है तो ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। ए वाला पूरा थीटा 90 डिग्री था, ए थीटा है, तो ए वाला हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ए वाला वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर ए वाला 90 डिग्री है नीचे, ए वाला थीटा हो जाएगा। चलो इसको भी थीटा लिख लेते हैं। ए थीटा हो गया, ए थीटा हो गया। उसके बाद इसके बारे में इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ए लाइन और ए लाइन, ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री है, क्योंकि ए वर्टिकली नीचे है और ए हॉरिजॉन्टल है। जब ए दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहा है तो ए थीटा है, तो ए 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ए वाला हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। और फिर ए लाइन और ए लाइन मिला करके 90 डिग्री है, तो ए अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ए वाला कितना हो जाएगा, थीटा। मतलब 3 एंगल सबसे पहले हम लोग निकाल लिए। अब सारा डिस्टेंस, सारा हाइट इजीली निकल जाएगा। तो ए वाला अगर डिस्टेंस निकालना है तो आर कॉस थीटा, ए वाला कितना हो जाएगा, आर साइन। क्लियर है। उसके बाद इस थीटा को लेकर करेंगे तो नीचे वाला आर कॉस थीटा, ऊपर वाला आर साइन थीटा। ए वाला फिर से कितना हो गया, ए ऊपर वाला सिर्फ इतना दूर, आर साइन थीटा, ठीक है। अगर ये पूरा इतना दूर का हाइट निकालना है तो ए हाइट कितना हो जाएगा, इस हाइट को हम लोग ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। ए वाला जो हाइट है, ए आर है ना, तो आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये पूरा आर कॉस थीटा होगा। तो ये ब्लैक वाला पोर्शन भी हम लोग का निकल गया है। हम लोग को पता क्या करना है, सबसे पहले इसका हाइट निकालने के लिए, ये वाला हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल में से ये ब्लैक वाला घटा देना होगा। टोटल ग्रीन वाला में से ब्लैक वाला घटाना होगा तो एक ग्रीन मिल जाएगा। इसका नाम हम लोग H1 दे देते हैं, H1। और ये पूरा ऊपर से लेकर के यहाँ तक, दूसरा पॉइंट यहाँ है ना, और ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो हाइट जो होगा, इसका नाम देते हैं H2। अब हम लोग बारी बारी से H1 और H2 का वैल्यू लिख लेते हैं। H1 कितना हो जाएगा, H1 बराबर ये पूरा पोर्शन जो कि किसके बराबर है, आर कॉस थीटा के बराबर है। आर कॉस थीटा माइनस ये पूरा पोर्शन में से इस ब्लैक वाला पोर्शन को घटाएंगे तब ये नीचे वाला मिलेगा, H1। ब्लैक पोर्शन कितना है, आर साइन थीटा। H2 निकालेंगे तो H2 निकालने के लिए सबसे पहले तो ये पूरा हाइट चाहिए जो कि किसके बराबर है, ये है आर साइन थीटा के बराबर, ठीक है। ये वाला हाइट है आर साइन थीटा, प्लस इतना के बाद ए वाला जोड़ देंगे, है ना। इतना में अगर ए वाला जोड़ देंगे तो ये टोटल ऊपर तक निकल जाएगा, और इसका वैल्यू कितना है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा,
ये हम लोग H1 और H2 निकाल लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में रो जी एच, यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों को इक्वल करना है। तो रो 1 जी H1 बराबर रो 2 जी H2, जी से जी कैंसिल, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रोवर इंटू H1 के जगह पर यूज करना होगा आर कॉस थीटा, या फिर आर आर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। जब H1 और H2 इधर और इधर लिखेंगे ना तो आर कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, सिर्फ लिख लेते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रो 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऊपर में ये वाला तो आर साइन थीटा था, नीचे में ये क्या था आर कॉस थीटा, ये वाला पूरा का पूरा आर कॉस थीटा था, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इधर से अगर हम लोग कॉस कॉमन कर ले लेते हैं तो रो 1 इंटू कॉस थीटा ये बन जाएगा 1 माइनस साइन बटा कॉस टैन थीटा इज इक्वल टू, इसमें से भी अगर हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लें तो रो 2 इंटू कॉस थीटा ये बन जाएगा 1 प्लस टैन थीटा। ठीक है, फिर कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, मतलब अब हम लोग लिख सकते हैं रो 1 बाई रो 2। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है टैन थीटा का वैल्यू, मतलब सबसे पहले टैन थीटा चाहिए। तो टैन थीटा निकालने के लिए ए लिख लेते हैं रो 1 माइनस रो 1 टैन थीटा, रो 1 माइनस रो 1 टैन थीटा इक्वल टू रो 2 माइनस रो 2 टैन थीटा, रो 2 प्लस रो 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है तो रो 2 प्लस रो 2 टैन थीटा। उसके बाद टैन थीटा को एक तरफ लेकर के जाते हैं तो रो 1 माइनस रो 2 इज इक्वल टू, इसको और इसको दोनों को उस तरफ लेकर के जा रहे हैं और टैन थीटा कॉमन ले रहे हैं। टैन थीटा कॉमन लेने से ये बन जाएगा रो 2 प्लस रो 1 या फिर रो 1 प्लस रो 2। यहाँ से अगर हम लोग टैन थीटा निकाल लेते हैं तो टैन थीटा का वैल्यू आ जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2 बटा रो 1 प्लस रो 2, या थीटा बराबर टैन इनवर्स रो 2 माइनस रो 1 बटा रो 2 प्लस रो 1। तो कुल मिला के अगर थीटा हम लोग देखें तो हम लोग का आ जाएगा टैन इनवर्स इतना। और एक चीज़ और, यहाँ पर कुछ ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, कुछ ऑप्शन नीचे दे रखा है, तो ऊपर में तो हम लोग नैनो ब्रिज मार कर लेंगे। ठीक है, और नीचे वाला के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला के लिए अगर हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, हो सकता है कुछ मिस प्रिंट हो, छूटा हुआ हो। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए ना तो ये जो रो 1 का वैल्यू है और रो 2 का वैल्यू है, अगर हम लोग रेशियो निकाल ले रो 1 और रो 2 का तो ये नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर हम लोग रो 1 बाई रो 2 कर ले तो ये आ जाएगा 1 प्लस टैन थीटा, 1 प्लस टैन थीटा, हालांकि 100% ए कहीं ना कहीं से मिस प्रिंट हुआ है, 1 प्लस टैन थीटा बटा 1 माइनस टैन थीटा। ठीक है, मिस प्रिंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो लिया गया है ना अल्फा लिया गया है, अल्फा के टर्म में तो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है ये थीटा के टर्म में है। तो अगर रो 1 बाई रो 2 का रेशियो पूछा होगा तो हम लोग का सही आंसर फिर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। हो सकता है कि ये आगे वाले ईयर में किसी दूसरा क्वेश्चन में इस टाइप का सवाल किया होगा और वहां से गलती से कॉपी पेस्ट यहाँ पर ए ऑप्शन हो गया है, तो ऊपर वाला में ऑप्शन हम नन ऑफ दीज मार्क करेंगे और नीचे वाला अगर कहीं पर मिलता है तो हम लोग डायरेक्ट वहां पर आंसर मार्क कर देंगे 1 प्लस टैन अल्फा बटा 1 माइनस टैन अल्फा, जो कि रो 1 बाई रो 2 का वैल्यू हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन भी आसान था, बस थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट रोजीएस का यूज करके और प्रेशर को आपस में इक्वेट कर देना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ पर आ गया D1 बाई D2 का रेशियो, तो 100% ये जो क्वेश्चन है ना कॉपी हो गया है, इसी का जो आंसर है ना पीछे वाला में कॉपी हो गया है, बिल्कुल सारा कुछ सेम है। यहाँ पर बस एंगल क्या ले लिया है, अल्फा ले लिया है। अगर पिछला क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पर भी क्या निकाला है, D1 बाई D2 निकाला है, और D1 बाई D2 एक कब का पूछा हुआ है, 2014 का पूछा हुआ है, और एक क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, ये 2018 का पूछा हुआ है। तो 2018 वाला में तो चलो ये ठीक है, और 2014 वाला में अगर बात करें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब हम लोग का एक साथ 13 और 14 दोनों क्वेश्चन हो गया, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक में बस थीटा का वैल्यू पूछा था और दूसरा में D1 और D2 का रेशियो पूछा था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, एक सिलेंडर है जिसका लेंथ एल दे रखा है, मास एम दे रखा है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है, इज सस्पेंडेड विथ इट्स लेंथ वर्टिकल फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय ए मासलेस स्प्रिंग। एक स्प्रिंग से एक सिलेंडर लटका हुआ है, एक स्प्रिंग है और उससे एक सिलेंडर
लटका हुआ है, ठीक है। इसका लेंथ क्या दे रखा है, एल दे रखा है, मास एम दे रखा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे रखा है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि ए जो है इसका जो आधा पार्ट है वो लिक्विड में डूबा हुआ है, या उस लिक्विड का डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। इसका आधा पार्ट को हम लोग एक लिक्विड में डाल देते हैं, ठीक है। और लिक्विड का डेंसिटी क्या दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या क्या, अगर फोर्स का हम लोग इक्वेशन देखें, नीचे mg हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, रो भी जी हो जाएगा। रो भी टोटल वॉल्यूम का आधा, इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा ना उसका आधा, क्योंकि आधा पानी को ही डिस्प्लेस कर रहा है ना। रो किसका, वाटर का, रो भी इंटू जी, ये आपस में। और साथ में केक्स भी ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग के साथ ही लगा हुआ है, ठीक है। द एक्सटेंशन इज एक्स नॉट, एक्स नॉट अगर आगे बढ़ा है ना तो एक्स नॉट यूज कर लेंगे। ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज इक्विलिब्रियम, निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। द एक्सटेंशन एक्स नॉट ऑफ द स्प्रिंग, एक्स नॉट का ही वैल्यू निकालना है कि एक्स नॉट का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो फिर क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान हो गया हम लोग के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। तो के एक्स नॉट और प्लस रो, डेंसिटी किसका लेना है, डेंसिटी वाटर का लेना है, हालांकि हम रो ले लिए हैं, यहाँ पर सिग्मा दे रखा है। सिग्मा इंटू वॉल्यूम कितना ले लेंगे, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है ना, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम बटा 2 लेना है ना, और इंटू जी, इज इक्वल टू नीचे में क्या हो जाएगा, एम जी। तो यहाँ से के एक्स नॉट निकालेंगे तो आ जाएगा एम जी और ए माइनस में रो ए एल जी बाई 2। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि ये जो डेंसिटी है वो लिक्विड का डेंसिटी है, ठीक है। और जिसको हम लोग सिग्मा बाद में रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि सिग्मा यहाँ पर लिया गया है रोयल। जब यहाँ से एक्स नॉट निकालेंगे तो आ जाएगा 1/k। एम सब में बाहर रखा है तो हम लोग क्या करते हैं, एम जी को कॉमन ले लेते हैं। एम जी को अगर कॉमन लेंगे ना इसमें से, और साथ में के को नीचे रख लेंगे क्योंकि यहाँ पर के है, इसमें से एम जी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस रो की जगह सिग्मा लिख देते हैं, ठीक है ना। सिग्मा ए एल डिवाइडेड बाई 2m हो जाएगा, क्योंकि m ऊपर में था नहीं और m हम लोग जबरदस्ती कॉमन ले लिए, कॉमन लिए m बाई एम करके, ऊपर वाला m कॉमन और नीचे वाला नीचे दिख रहा है। आंसर कौन सा आ रहा है, एम जी बाई के 1 माइनस एल ए सिग्मा डिवाइडेड बाई 2m, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, ए बॉल इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो, एक बॉल है, बॉल का डेंसिटी रो है। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, डेंसिटी सबका दे रखा है, वाटर का, बॉल का और ऑयल का, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी वाटर का है, तो वाटर ऑब्वियसली सबसे नीचे होगा। बोल रहा है कि इस फिगर में सही फिगर कौन सा है, तो वाटर सबसे नीचे होगा, वाटर सबसे नीचे यहाँ पर है और यहाँ पर है। दूसरा केस में बॉल होना चाहिए, बॉल यहाँ पर है, और तीसरा केस में ऑयल होना चाहिए, ऑयल यहाँ पर है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, 2010 का पूछा हुआ। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाई ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से दो तो बॉल लटका हुआ है, ठीक है। एक स्ट्रिंग से दो बॉल इस तरह से लटकेगा और दोनों के बीच एक फोर्स काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एम जी नीचे लगेगा, ठीक है। स्फीयर आर सस्पेंडेड बाई अ स्ट्रिंग of equal length, the string make an angle 30 डिग्री with each other। यहाँ पर एंगल कितना है, 30 डिग्री, दोनों एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। When suspended in a liquid of density 0, अब बोल रहा है कि बाद में इसको एक लिक्विड के अंदर ले जाया जाता है दोनों बॉल को, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज इतना, स्फीयर का जो डेंसिटी दे रखा है, इसका डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो पूछ रहा है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा एफ बटा एफ डैश, जहाँ एफ डैश बाद का है, लिक्विड में डालने के बाद लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दो केस में हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना होगा, एक अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना होगा, एक जब लिक्विड में डाल दिया जाएगा तो उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना होगा। अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर टेंशन फोर्स टी लग रहा होगा, और ए अगर 15 डिग्री है तो ए वाला एंगल कितना, 15 डिग्री हो जाएगा, ए हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो इधर हो जाएगा टी कॉस 15, टी कॉस 15 डिग्री, और ऊपर में हो जाएगा
टी साइन 15 डिग्री। यहाँ से अगर tan 15 हम लोग निकालना चाहें, tan 15 हो जाएगा क्या, P बाई बी। tan 15 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, tan 15 अगर इसके लिए निकाले तो ये परपेंडिकुलर होगा, और इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन है, टी साइन 15। या डायरेक्ट हम लोग इस तरह से ही कर लेते हैं, यहाँ पर एफ ही का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, टी कॉस 15 डिग्री, टी कॉस 15, और एम जी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा टी साइन 15। अगर 2/1 कर ले तो यहाँ पर आ जाता है tan 15 इज इक्वल टू पी बाई बी, एम जी बटा एफ ई, एम जी बटा एफ ई, जहाँ एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा केस लेते हैं। अगर यहाँ पर मास का वैल्यू हम लोग पुट करना चाहें तो इस स्फीयर का डायरेक्ट मास तो नहीं दे रखा है, लेकिन मास बराबर हम लोग जानते हैं क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी बटा एफ। अब डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इसका दे रखा है बॉल का, व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना, ये तो लिक्विड का डेंसिटी है और ये स्फीयर का डेंसिटी है 1.6, तो 1.6 इंटू वॉल्यूम का वैल्यू कितना ले लेंगे, वॉल्यूम को भी रहने देते हैं और जी का वैल्यू जी बटा एफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस लेते हैं, जब इसको पानी में डाला जाएगा तो एक एक्स्ट्रा फोर्स रो भी जी के बराबर ऊपर की ओर लगेगा। यहाँ पर अब एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स्ट्रा फोर्स, रो भी इंटू जी, रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम इस बॉल का और जी का वैल्यू जी, ये एक एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा मॉडिफाई इसको हम लोग कर सकते हैं, तब एफ डैश इज इक्वल टू तो सेम रहेगा टी कॉस 15, और अगर एम जी सेकेंड वाला केस देखें ना तो नीचे जो एम जी था वो अब बैलेंस्ड रहेगा टी साइन 15 और प्लस रो भी जी से, तो रो यहाँ पर किसका है, रो हम लोग का हो जाएगा लिक्विड का जो डेंसिटी है ओ, जी तो वैसे ही रहेगा। इस एम को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, एम बराबर लिखेंगे रो सॉलिड स्फीयर इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू रो भी मास का वैल्यू हो गया इंटू जी, माइनस इधर से ले लेते हैं रो एल भी इंटू जी, बराबर हो जाएगा टी साइन 15 डिग्री। और इसके बाद अगर रो एच में से रो एल घटा दें हम लोग, रो एच का वैल्यू 1.6 है स्फीयर का, रो एल लिक्विड का 0.8 है, तो ये आ जाएगा 0.8 भी जी, 0.8 भी जी इज इक्वल टू टी साइन 15। ए इक्वेशन 2 और ए इक्वेशन 1। फिर से हम लोग 2/1 कर लेंगे तो साइन बाई कॉस tan 15 इक्वल टू आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई, क्योंकि भीजी और भीजी तो कैंसिल ही हो जाएगा, सॉरी 0.8 भीजी डिवाइडेड बाई एफ डैश, है ना। इक्वेशन 1 से डिवाइड किए तो साइन बटा कॉस tan हो गया और इतना बटा क्या आ जाएगा, एफ डैश आ जाएगा। तो अब दोनों तरफ से हम लोग को tan 15 मिल गया है, एक ऊपर भी tan 15 मिला, एक नीचे भी tan 15 मिला। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में इक्वेट कर लेंगे। जब दोनों को बराबर करेंगे तो भीजी भीजी कैंसिल हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 1/6 बटा एफ इज इक्वल टू 0.8 बटा एफ डैश। या यहाँ से अगर हम लोग देख लेते हैं तो एक कैंसिल हो जाएगा, 2f डैश इज इक्वल टू एफ आ जाएगा, या फिर एफ डैश बाई एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। या अगर हम लोग एफ बाई एफ डैश निकाल लें, ए का वैल्यू क्या होता है, एफ बाई एफ डैश, तो उसको उल्टा कर देंगे तो हम लोग का सही आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 17, इसका सही आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट कुछ नया नहीं था, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इसको रिलेट कर दिया है, जोड़ दिया है। और बाकी बैलेंस करना तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सीख ही चुके हैं। और जो फोर्स रोबी जी लगता है वो हम लोग ऑलरेडी इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो रोबी जी लगाने में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। यहाँ पर दे रखा है कि 3 टाइप का मटेरियल लिया गया है, हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछ चुका है। एक का डेंसिटी ρ1 है, दूसरा का 2 ρ1 है ना, ρ1 ρ2 और ρ3 दे रखा है। तो बोल रहा है कि इसमें सही कौन सा होगा, है ना। लिक्विड 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये ρ1, लिक्विड 1 का डेंसिटी ρ1, इसका ρ2 और इसका डेंसिटी ρ3। तो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा, तो जो सबसे भारी होगा उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा हो जाएगा ρ2, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा नंबर पर हो जाएगा ρ3, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद
सबसे कम किसका हो जाएगा, रो 1 का। रो 1 सबसे कम यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रो 1 का डेंसिटी सबसे कम, फिर रो 3 और उसके बाद रो 2। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18, मतलब टॉपिक 1 का सारा क्वेश्चन। और आई थिंक इतना कर लेने के बाद कंसेप्ट इसका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, कोई और दिक्कत नहीं आएगा। नया क्वेश्चन अगर अब आता है तो स्टूडेंट इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लड फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर और बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल से रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।